हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से क्लास 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि 100% एग्जाम बोर्ड में पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक, तो आज की वीडियो में हम बहुत कुछ खास पढ़ने वाले हैं, तो बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए वीडियो शेयर करें। तो आइए चलते हैं, बिना देरी किए देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कक्षा 12 फिजिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक, 100% बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है। ठीक, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक, विगत वर्षों में पूछे गए हैं, तो इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के आने की संभावना 100% है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 6.25 × 10⁻18। आप याद रखना, बहुत बार कई बार एक ऑब्जेक्ट पेपर में पूछा गया है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वायु का परावैद्युतांक। तो वायु का परावैद्युतांक होता है 1, और यहीं से आप यह ध्यान रखें, धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत। ठीक, ये दोनों बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक आवेशित चालक खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो आवेशित चालक खोखले गोले के अंदर, तो विद्युत क्षेत्र सभी बिंदु पर कैसा होगा? शून्य होगा। विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? शून्य। ई का मान, खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ई का मान 0 होगा। ठीक, नेक्स्ट है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। ठीक, नेक्स्ट आता है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, किसमें? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव होगा तो कितना होगा? 0 होगा। निरक्षीय मतलब यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो इसके लंबवत, क्या इसके लंबवत वो क्या कहलाता है? निरक्षीय, मतलब अक्ष पर स्थित नहीं है, इसके लंबवत ऊपर या नीचे यहाँ कहीं हो सकता है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक। किसका? विद्युत धारिता का। तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है फैराड। और विद्युत धारा का पूछता तो उसका होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है कि दो आवेशित वस्तुओं को, किनको? दो आवेशित वस्तुओं को एक चालक तार से जोड़ दें। किससे जोड़ दें? चालक तार से। तो उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनके क्या विभव समान हो जाएं। यदि उनके विभव समान हो गए तो फिर उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। जैसे कि आप समझ लें, यहाँ पर एक टंकी रखी हुई है, ठीक, और एक टंकी यहाँ पर थोड़ी नीचाई पर रखी हुई है। ठीक, तो क्या करेंगे, यदि हम इस टंकी से पाइप द्वारा जोड़ दें तो जब इनके टंकियों के जो पानी का स्तर है बराबर हो जाएगा, यहाँ से बराबर लेवल का, तो फिर इसका पानी इसमें नहीं जाएगा और इसका पानी इसमें नहीं जाएगा, मतलब पानी का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। तो कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है और समांतर क्रम में क्या समान होता है? विभवांतर। क्या समान होता है? विभवांतर। ठीक, ध्यान रखना, समांतर क्रम में विभवांतर और श्रेणी क्रम में आवेश। देखो, समांतर विभवांतर एक याद हो गया तो दूसरा आप याद कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, एक माइक्रोफैरड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या होगी। तो एक माइक्रोफैरड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या तो कितनी होती है? 9 किलोमीटर। कितनी होती है? 9 किलोमीटर। ठीक, इसे मैंने एक वीडियो में बिल्कुल विस्तार से समझाया है, तो जिस किसी को वह वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वह वीडियो मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है कि पृथ्वी का विभव माना गया है। तो पृथ्वी का विभव कितना माना गया है? 0। कितना माना गया है? 0। तो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q बराबर CV। यदि पृथ्वी का विभव 0 है, क्या विभव 0, तो C बराबर क्या होगा? Q/V। तो C बराबर Q, V का मान 0, भाग देंगे अनंत, यानी पृथ्वी की धारिता कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अनंत। पृथ्वी का विभव 0 है और धारिता कितनी है? अनंत है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है धारा कैसी राशि है। तो धारा कैसी राशि है?
तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा अदिश। अब धारा की दिशा भी होती है लेकिन फिर भी यह अदिश राशि है, क्यों? क्योंकि यह सदिशों के सदिशों के योग नियमों का पालन नहीं करती। सदिशों के योग नियमों का क्या नहीं करती? पालन नहीं करती। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि धारा घनत्व का SI मात्रक। किसका? धारा घनत्व का। तो इसका फॉर्मूला होता है J बराबर I/A। तो I हमारी धारा है, इसका SI मात्रक एम्पियर और A क्षेत्रफल इसका वर्ग मीटर। तो एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रतिरोध का SI मात्रक। इसका प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। और प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध क्या है? धारा में रुकावट डालना। धारा में रुकावट डालना क्या होता है? हमारा प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट है ओम का नियम। तो ओम का नियम कब दिया गया था? तो ओम का नियम दिया गया था 1826 में। कब दिया गया था? 1826 में। और इन्होंने क्या बताया था कि किसी चालक के सिरों पर जो विभवांतर है उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये हमारा ओम का नियम है। और ओम का नियम चालकों के लिए लागू होता है। किन के लिए? चालकों के लिए। ठीक, ध्यान रखना। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि किसी चालक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए। कितना? दोगुना। किसी चालक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो इसका हमारा एक फॉर्मूला है R समानुपाती L का वर्ग। यदि लंबाई कितना कर दिया? दोगुना, तो यहाँ हो जाएगा 2L। तो 2L, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो ये हमारा आ जाएगा 4 गुना। कितना हो जाएगा? 4 गुना। या फिर इसे विस्तारित रूप से देखेंगे तो एक फॉर्मूला होता है R1/R2 बराबर L1/L2। इसमें आप मान रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, या फिर आप डायरेक्ट रखें, 2 गुना है उसका वर्ग करना है तो 4 गुना, 3 गुना होगा तो उसका वर्ग करेंगे तो 9 गुना, 4 होगा तो 16 गुना। ठीक, उसका वर्ग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक। यहाँ पे एक गुणांक लिखा हुआ है तो इनका ताप गुणांक होता है धनात्मक। कैसा होता है? धनात्मक। ठीक, नेक्स्ट है समांतर क्रम। समांतर क्रम में समान होता है, तो मैंने अभी आपके लिए बताया था विभवांतर। समांतर क्रम में विभवांतर और श्रेणी क्रम में आवेश। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट है धनात्मक विभव कहलाता है। जो धनात्मक विभव है वो हमारा एनोड कहलाता है और ऋणात्मक विभव कैथोड कहलाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोड। इसके बाद नेक्स्ट है द्वितीयक सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है? द्वितीयक सेल, 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल भी होते हैं जिनका हम एक बार यूज कर लें तो इन्हें पुनः आवेशित नहीं कर सकते, तो इन्हें अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय हो गई। कैसी हो गई? अनुत्क्रमणीय। ठीक, और द्वितीयक सेल भी होती हैं जिनका एक बार यूज करने के बाद पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक, जैसे ट्रैक्टर की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, तो ये हो गई उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो द्वितीयक सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक, नेक्स्ट है अधिकतम विभवांतर को। तो अधिकतम विभवांतर को हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। अधिकतम विभवांतर को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक, फिर घड़ियों में उपयोग होने वाले सेल, जो घड़ी है हमारी उनमें उपयोग होने वाला सेल कौन सा होता है? प्राथमिक सेल, जो कि एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो फिर हम उसे पुनः आवेशित नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट है एक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की 2 धनायनों से क्रमागत टक्करों के मध्य लगा समय। 2 धनायनों के क्रमागत टक्करों के मध्य लगे समय को हम बोलते हैं श्रांति काल। क्या बोलते हैं? श्रांति काल। क्या बोलते हैं? श्रांति काल। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट है अनुगमन वेग की कोटि, जो होती है 10⁻⁵। अनुगमन वेग की कोटि कितनी होती है? 10⁻⁵ कोटि का होता है। ठीक, कहीं कहीं आपको यहाँ पर 4 देखने को भी मिल सकता है। ठीक, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है कि सिग्मा I बराबर 0। मतलब कहीं पर संधि बन रही है, यानी कहीं पर बहुत सारी धारा एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये संधि है। इस संधि पर पूरी धारा जितनी है सम का योग कितना होगा? 0 होगा। ठीक, और ध्यान रखना किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, एक प्रथम नियम और एक द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर है। और ये नियम कब दिए गए थे? 1842 में। ठीक, ध्यान रखना कितने दिए थे? किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने, इंग्लैंड के थे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है कि धारा इलेक्ट्रॉनों की होती है, तो धारा इलेक्ट्रॉनों की विपरीत होती है। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर गति करेंगे तो धारा यहाँ की ओर जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि हमने माना कि यहाँ पर एक सेल लगा दिया, हमने क्या लगा दिया? सेल।
ठीक, क्या लगा दिया, सेल। यहाँ पर धन है और यहाँ पर ऋण है, तो धारा धन से हमेशा ऋण की ओर जाती है, तो यहाँ से धन से ऋण की ओर जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, तो ऋण धन की ओर आकर्षित होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर आएंगे, धारा यहाँ की ओर जाएगी, तो विपरीत होती हैं, आप ये ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि चालक में धारा किस कारण प्रवाहित होती है। जो चालक है उनमें जो धारा प्रवाहित होगी तो वो होगी हमारे इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसके कारण, इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक, नेक्स्ट, व्हीटस्टोन सेतु की खोज कब हुई। तो व्हीटस्टोन सेतु की खोज हुई थी 1842 में। कब हुई थी, 1842 में। ठीक, व्हीटस्टोन सेतु का फॉर्मूला होता है P/Q बराबर R/S। ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का सूत्र है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है मीटर सेतु। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित है। तो मीटर सेतु हमारा व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। मीटर सेतु किस पर आधारित है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, नेक्स्ट है कि विभव मापी में कौन सा तार लगा होता है। तो विभव मापी में जो तार लगा होता है वो होता है हमारा मैग्नीन का। किसका, मैग्नीन का तार लगा होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विभव मापी और वोल्ट मीटर में कौन अच्छा है। तो विभव मापी और वोल्ट मीटर, विभव मापी वोल्ट मीटर से अच्छा है। इसकी 3 श्रेष्ठताएं हैं, इसको मैंने विस्तार से समझाया है। ठीक, कौन कौन सी श्रेष्ठता है। तो इसकी 3 श्रेष्ठता हैं जो कि उच्च हैं, किससे, वोल्ट मीटर से। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ताप का कैसा होता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, यदि हम ताप बढ़ा देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, यदि ताप कम कर देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, यानी जो R है वो T का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है कि विद्युत वाहक बल का अस्तित्व होता है। तो विद्युत वाहक बल का अस्तित्व होता है सेल के खुले परिपथ में, यानी जब सेल है हमारा एक कोई, ये सेल है, इसमें एक एनोड है और एक कैथोड है। ठीक, एनोड एक कैथोड, तो यदि इसमें हम कोई धारा नहीं ले रहा है, बाह्य परिपथ नहीं जुड़ा है, तो इनके मध्य में जो विभवांतर होगा वो अधिकतम होगा, और अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। तो इसका अस्तित्व होता है खुले परिपथ में, और जैसे हम इससे धारा लेने लगेंगे तो सेल परिपथ कैसे हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ बल्ब लगा देंगे, हमें जलने लगेगा, तो इससे विभवांतर हमने ले लिया। ठीक, तो इसका विभवांतर कम हो गया, तो वो हमारा विभवांतर होता है। और जब कोई धारा नहीं लेते, खुला परिपथ होता है, तो वो विद्युत वाहक बल होता है। इसलिए इसका अस्तित्व किस में होगा, खुले परिपथ में। ठीक, नेक्स्ट आता है शंट क्या है। तो शंट हमारे एक निम्न प्रतिरोध का तार होता है जो कि कुंडली को सुरक्षित बचा रखने के लिए समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट है कि अति चालकता की खोज किसने की। तो अति चालकता की खोज के बारे में बताना। तो अति चालकता की जो खोज की थी वो की थी कैमरलिंग ओन्स ने। किसने की थी, कैमरलिंग ओन्स ने। ठीक, और ये की थी उन्होंने 1991 में। कब की थी, 1991 में। ठीक, ध्यान रखना, किसने, कैमरलिंग ओन्स ने। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूज तार बना होता है। तो फ्यूज तार किस किस का बना होता है। तो वो बनाता होता है टिन व शीशा का। जो हमारा फ्यूज तार होता है वो टिन व शीशा का बना होता है। ठीक, आपने देखा होगा घरों में अक्सर इसे कटआउट के नाम से जाना जाता है, कि जो हमारी घरों की बिजलियों का क्या, उपकरणों की सुरक्षा करता है। यदि हमारे घर में अचानक तेज लाइट आ जाए तो वो कटआउट क्या हो जाता है, टूट जाता है, और हमारे घरों की लाइट सुरक्षित बची रहती है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में। व्हीटस्टोन सेतु की जब अवस्था कहते हुए संतुलन, तो उसमें जो धारा माप में प्रवाहित धारा आई जी है उसका मान होता है 0। कितना होता है, 0। ठीक, व्हीटस्टोन सेतु की जब संतुलन अवस्था होती है तो धारा माप में प्रवाहित धारा का मान होता है 0। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अमीटर का प्रतिरोध। तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0। कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। और वोल्ट मीटर पूछा तो अनंत होगा। ठीक, ध्यान रखना। और इसके अलावा अमीटर का बोलें तो अमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, धारा को मापने में। ठीक, और वोल्ट मीटर का विभवांतर को मापने में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। तो देखो क्वेश्चन आ गया, वोल्ट मीटर का उपयोग तो विभवांतर को मापने के लिए, और इसका प्रतिरोध पूछें तो अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। नेक्स्ट है कि सेल
का संयोजन कितने प्रकार का होता है? तो सेल का संयोजन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? श्रेणी क्रम, ठीक, समांतर क्रम, ठीक, और एक होता है मिश्रित क्रम। कौन सा? मिश्रित क्रम। 3 प्रकार का संयोजन होता है सेलों का। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि ओम का नियम। कौन सा? ओम का नियम लागू होता है। तो ओम का नियम लागू होता है कब? ओम का नियम हमारा लागू होता है चालकों में। कब लागू होता है? चालकों में। इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, ठीक, कि इसका ताप अपरिवर्तित रहे और इसकी लंबाई और ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए, ठीक, तो तब ये नियम क्या होगा? हमारा लागू होगा। तो ओम का नियम कब कब लागू होगा? जब इसकी 2 कंडीशन फॉलो होंगी, ठीक। यह चालकों के लिए लागू होगा और इसकी लंबाई और ताप अपरिवर्तित रहे। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव